नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो अभी हाल में ही दिन पहले ईरान का ने जो इज़राइल के ऊपर अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ जो अटैक किया था उसके बारे में। ये पहली दफ़े हुआ है कई दशक के बाद कि किसी मुल्क ने 300 मिसाइल और ड्रोन्स इज़राइल के ऊपर दागे हैं। और कहा जाता है कि इसमें से बहुत से ड्रोन्स जो थे, ज़्यादातर जिनको कि अमेरिका और इज़राइल ने मिलके न्यूट्रलाइज़ कर दिया, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, गिरा दिए गए पहले ही। मगर कुछ रिपोर्ट्स हैं जो अब अमेरिका से आ रही हैं और दूसरी जगहों से, उनका कहना ये है कि 40-50 जगहों पे क्षति भी पहुँची है। इज़राइल ने इसका खंडन किया है, कोई अभी इसकी पुष्टि कहीं से नहीं हो पा रही है। लेकिन एक चीज़ है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर मिसाइल कहीं दागे जाते हैं, ये ऐसा कोई सिस्टम अभी नहीं है कि सारे मिसाइल को गिरा दिया जाए। इसीलिए कई मिसाइल एक साथ डाले जाते हैं, भेजे जाते हैं या ड्रोन्स जो होते हैं उसमें से बहुतों को तो वो गिरा लेता है, आयरन डोम हो या मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जो होते हैं, लेकिन एक आध उसमें से निकल जाता है बच के। क्योंकि सिस्टम जो होता है वो कन्फ्यूज़ कहा जाता है कि हो जाता है, वो कभी इधर मार रहा है तो कभी दूसरी बात ये कि इतने ज़्यादा मिसाइल थे जिनको गिराने में मैं समझता हूँ कि बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर के कॉस्ट उसकी आएगी अगर देखा जाए अ, इज़राइल के ऊपर। इज़राइल की इकोनॉमी ऐसे ही वीक है इस समय क्योंकि अ, गाज़ा में जब से युद्ध चल रहा है, टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया और दूसरी भी प्रॉब्लम्स उसके साथ-साथ खड़ी हो गई हैं क्योंकि वहाँ पे आए दिन डेमोंस्ट्रेशंस भी हो रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। दूसरी बात ये भी है कि अब इज़राइल ने कहा है कि वो इसका बदला लेगा। हालाँकि अमेरिका ने कहा है कि वो अगर ऐसा करता है तो वो इसमें भागीदारी नहीं होगा यानी वो जॉइन नहीं करेगा युद्ध। यूरोपियन के जो देश हैं 7 G7 उन्हीं ने सबने इज़राइल के समर्थन किया है अमेरिका समेत। लेकिन सबने ये भी कहा है कि रिस्ट्रेन होना चाहिए यानी रोक लगनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अब देखना ये है कि क्या इज़राइल इनकी जो एडवाइस है, सलाह है उसको मानेगा? ऐसा नहीं लगता कि होगा। ऐसे कि इज़राइल की जो इस समय गवर्नमेंट है, ये बहुत फार राइट गवर्नमेंट है। बहुत एक्सट्रीमिस्ट मिज़ाज के लोग हैं। तो एक तरफ तो चाहते हैं कि गाज़ा पूरा खाली करा लिया जाए फिलिस्तीनियों से, उसके ऊपर एनेक्स कर ले इज़राइल और अपने रूल लगा दे और वहाँ के ऊपर नई कॉलोनीज़ बना दे। और दूसरी तरफ और फिर ये भी है कि जिस तरीके से वहाँ पे जंग चल रही है 6 महीने से, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाया। उनका जो ऑब्जेक्टिव था अ, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का ये था मानना कि वो हमास को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे और फिर उसके बाद ही वहाँ पे जंग बंद होगी और होस्टेज रिलीज़ होंगे। ये दोनों काम अभी तक नहीं हो पाए और बहुत से लोगों का मानना ये है यूरोप में भी कि ये संभव नहीं है। इसके मतलब ये है कि ये युद्ध बहुत साल भी चल सकता है और दूसरी बात ये भी है कि अब एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। इज़राइल काफ़ी समय से चाह रहा था कि युद्ध को फैलाने की बात वो कर रहा था। वो शुरू से कहता है, कई दशक से बल्कि कह रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और उसको न्यूट्रलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ईरान के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए, ओबामा से उसके प्रेज़िडेंट ओबामा जो थे अमेरिका के उस जिन्हीं ने एक संधि कर ली थी अ ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जो जानी जाती, जिसमें ये तय हुआ था कि ईरान ज़्यादा न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा और जो कर चुका है उसको डाइल्यूट करेगा और न्यूक्लियर वेपन ग्रेड को नहीं डेवलप करेगा। हालाँकि ईरान का कहना ये है कि वो वेपन नहीं बनाएगा क्योंकि वो इस्लाम धर्म के खिलाफ है, क्योंकि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसके इस्लाम में कोई जगह नहीं है। ये उनका जो आयतुल्लाह ख़ामेनी जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उनका मानना है, उनका फ़तवा भी है।
मगर यूरोप और अमेरिका के जो हैं ये इस बात को नहीं मानते। उनका कहना ये है कि ईरान खामोशी के साथ न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। और वो ये भी चाह दूसरी बात ये भी है कि ईरान, हमने ये देखा है कि जब भी कोई देश एक इस क्षेत्र में अमेरिकन इज़राइली पॉलिसी को अपोज़ करता है, उसके विरुद्ध काम करता है, तो ईरान की कोशिश ये होती है उसको चैलेंज करता है, और अमेरिका भी उसको रोग स्टेट डिक्लेयर कर देती है। और फिर उसके बाद इज़राइल ने कई बार युद्ध भी किया है या उसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगा देते हैं। पहले पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, रिजीम चेंज, और फिर की बात होने लगती है, जो ईरान के साथ हुआ। ईरान के ऊपर बहुत सख्त किस्म के अमेरिकन सैंक्शंस भी हैं, और रिजीम चेंज की बात भी अमेरिका करता रहता है, हालांकि आजकल नहीं कर रहा है। अब मगर अल्टीमेट गोल उनका यही है। अब ये है कि दूसरी तरफ ये भी है कि इज़राइल का मानना ये है कि, और बहुत से लोगों का मानना ये है कि ईरान जो है इज़राइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज कर रहा है। यूरोप और अमेरिका का मानना ये है कि वो चाहते ये हैं कि इज़राइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी उस क्षेत्र में बनी रहे। हमने देखा जिस-जिस देश ने किया, सीरिया ने, इराक ने, लीबिया ने, सूडान के हाल तो दूसरे रहे, लेकिन वहाँ पे इज़राइल का बहुत बड़ा रोल था इस coup में। जो मिलिट्री सत्ता में जो आई है, उसके बदले में उसने इज़राइल को मान्यता भी दे दी, अब्राहम अकॉर्ड को जॉइन कर लिया सूडान में, हालाँकि वहाँ की आम जनता उसके खिलाफ थी। अब लेकिन ये सारे देश जो अरब देश के बहुत इम्पोर्टेंट देश माने जाते हैं, चाहे वो इराक यानी बगदाद, फिर उसके बाद दमस्कस, सीरिया, या इजिप्ट जो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली देश है। इजिप्ट और जॉर्डन जो थे, ये 2 बड़े देश हैं, बड़े इम्पोर्टेंट देश हैं, इज़राइल के नेबर भी हैं। इन लोगों ने इज़राइल से संधि कर ली। मगर ईरान एक ऐसा देश था जो अभी भी फ़िलिस्तीन के मसले पे तटस्थ नज़र आता है, और इज़राइल को मान्यता देने पे तैयार नहीं है, बल्कि उससे उसकी दुश्मनी भी बनी हुई है। अब अगर ईरान के ऊपर दोबारा से इज़राइल अटैक करता है, पहले तो उसने एम्बेसी पे किया था, इसकी कॉन्सुलेट पे, अब ये इसका बदला वो किस तरीके से लेगा ये आने वाला है। ये भी सही है कि इज़राइल और अमेरिका की शक्ति बेइंतहा है। अमेरिका भले कहे कि वो इज़राइल का साथ नहीं देगा, जॉइन नहीं करेगा वार को, मगर अगर इज़राइल के ऊपर ज़रा भी क्षति आती है ईरान की तरफ से, तो अमेरिका अकेला नहीं बल्कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली, उसके अलावा और भी देश तुरंत जॉइन करेंगे। ये मिल के लड़ेंगे ईरान से, समझ आता है। और अगर ईरान ने ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अगर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की या पहुँचाया, तो इज़राइल को ज़रा भी संकोच नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने के लिए ईरान के विरुद्ध। क्या होगा ये अभी मुश्किल है कहना। दूसरी तरफ ये भी है कि रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इजिप्ट, कतर, यूएई और तुर तुर्की ने अपील की है कि रिस्ट्रेंट की बात की गई। भारत भी इसी के पक्ष में है। भारत की तो नीति साफ-साफ है कि भारत युद्ध में विश्वास ही नहीं करता। भारत का मानना ये, प्रधानमंत्री मोदी का मानना ये, युद्ध का काल समाप्त हो गया। और ये सच भी है कि युद्ध के माध्यम से कोई मसले हल नहीं हो रहे हैं बहुत समय से। जितने भी युद्ध हुए हैं पिछले 50 70-80 साल में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, और फिर उसके बाद वियतनाम का हो या अफ़गानिस्तान हो, या फिर उसके अलावा इराक हो, लीबिया हो, और बहुत से देश जो हैं अफ्रीका के, किसी का युद्ध से कोई, भारत भी चाहता है कि रिस्ट्रेंट। भारत के लिए ये क्षेत्र जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत की दोस्ती इज़राइल से भी है, तो दूसरी तरफ ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। ये क्षेत्र जो है अ, खाड़ी का, जिसे पर्शियन गल्फ भी कहा जाता है, अ, खाड़ी के जो देश हैं, अ, इन क्षेत्रों में, पूरे इस क्षेत्र में गैस और तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं, और भारतीय मूल के लोग लगभग इन देशों में तकरीबन 75 लाख से भी ज़्यादा काम करते हैं।
जो हर साल तकरीबन 35, 40, 45 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो वहाँ काम करने जाते हैं, जो पैसा घर भेजते हैं, वो इतनी बड़ी रकम। उसके अलावा हमारा ट्रेड भी उनके साथ लगभग 150 बिलियन डॉलर से कम या ज़्यादा रहता है। द्विपक्षीय ट्रेड, बाइलैटरल ट्रेड जिसे। उसके अलावा ये भी है कि इस क्षेत्र के जो मुल्क हैं, यूएई हो, सऊदी अरेबिया, कतर, इन काफ़ी इच्छुक हैं भारत में इन्वेस्ट करने के लिए और वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी आता है। यही नहीं, लगभग हमारी 70% एलएनजी गैस जो है, वो कतर से आती है। तो भारत के लिए, अगर भारत को, जैसा कि हमारा भारत की जो प्लानिंग है कि वो चाहता है कि 6 से 8% इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि तेल की सप्लाई भी बनी रहनी चाहिए और तेल की कीमत भी नहीं बढ़नी चाहिए। अगर तेल की कीमत बढ़ती है, तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। इतना बड़ी समस्या इन्फ्लेशन आने लगता है। तो इसलिए भारत के लिए ये क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर, इन्हीं ने ईरान और इज़राइल के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बात की है और सलाह दी है कि वो संयम बरतें, बातचीत होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये भी है कि ईरान जो है वो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता, मानते ही नहीं कि कोई देश है, वो उसको कहता है कि ये आउटपोस्ट है अमेरिका की। ये उसका कहना ये है कि ये एक सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट था अंग्रेज़ों का, जहाँ पे लाके इनको बसाया है, जो कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के हित को सर्व करता है, हित को आगे बढ़ाता है और ये काम उसने वाक़ई बहुत अच्छे तरीके से किया है, जो कोई भी देश नहीं कर सकता था, जो उसने किया है। और उसकी डिपेंडेंस भी इज़राइल की अमेरिका के ऊपर बहुत है। मिलिट्री, सिक्योरिटी, फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि डिप्लोमैटिक, कूटनीतिक, हमेशा ही अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस जो हैं ये, कोई भी रेज़ोल्यूशन इज़राइल के खिलाफ आता है तो उसको वीटो कर देते हैं। और हालाँकि जनरल असेंबली में पिछली दफ़े 130 देश के लगभग लगभग उन जो जिन्होंने डिमांड किया था, जिससे पास हुआ था रेज़ोल्यूशन, उनकी डिमांड थी कि सीज़ फायर फौरन होना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ने में उसको अमेरिका ने वीटो लगातार कर रहा है। हालाँकि अमेरिका ने बाद में ये कहा कि रमज़ान अ, के पीरियड में सीज़ फायर होना चाहिए, लेकिन इज़राइल ने। एक बात और भी है कि इज़राइल की जो पॉलिसी होती है, वो अमेरिका पसंद करे या ना करे, अमेरिका जो इज़राइल के हित में है, इज़राइल उसको आगे इज़राइल इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि उसको अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि उसका वो सबसे ट्रस्टेड एलाई है इस पूरे क्षेत्र में। और ये क्षेत्र जो है, अमेरिका का मानना ये है कि ये क्षेत्र जो है उसके लिए ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन की तरह है। देखिए, अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ का बहुत बड़ा कारोबार इस क्षेत्र से होता है। तेल, क्रूड खरीदते हैं जिसको रिफाइन किया जाता है और फिर बेचा जाता है। कई 100 बिलियन डॉलर जो है, ये ऑयल कंपनीज़ जो है अमेरिका में टैक्स देती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा वॉल्यूम होता है ट्रेड का। और ये ट्रेड जितना भी होता है, ये डॉलर में होता है। दूसरी बात ये है कि ये जंग जो शुरू हुई है दोनों के बीच में, ऐसा लगता था कुछ समय पहले कि ये पहले ही हो जाती। लेकिन क्योंकि गाज़ा का अक्टूबर के में गाज़ा ने जो एक नया फ्रंट खोल दिया, तो इसके कारण बर्ची टलती रही। हमने कुछ वीडियो बनाए थे इससे पहले, उसमें इस बात पे बताया गया था। उसका कारण ये था, अमेरिका बहुत चिंतित था जब से ईरान ने सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिश्ते बना लिए दोबारा से। और अगर शिया सुन्नी यूनिटी अरब वर्ल्ड में होती है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी दूसरे मुल्क के लिए वहाँ पे ऑपरेट करने में या वहाँ पे अपना वर्चस्व बनाने में। क्योंकि शांति आ जाती है, और शांति अगर आती है तो फिर, और फिर दूसरी बात ये है कि सऊदी अरेबिया की भी पॉलिसी में बड़ा बदलाव आता दिख रहा है। वो ब्रिक्स की मेंबरशिप कर रहे हैं, वो डी-डॉलराइज़ेशन यानी लोकल करेंसी में ट्रेड की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर डॉलर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय
करेंसी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। फिर यही नहीं बल्कि वो अ, उन्हीं ने रशिया और चाइना से भी संबंध अपने काफ़ी अच्छे कर लिए हैं। सऊदी अरेबिया ने मेजर ट्रेड डील ये चाइना से साइन की है कि जिसमें वो अ, सऊदी रियाल और चाइनीज़ युआन में पेमेंट करेंगे एक-दूसरे को। ये काफ़ी चिंता का विषय है। अमेरिका नहीं चाहता कि उसका वर्चस्व इस क्षेत्र में कम हो। उस वर्चस्व को बनाने में इज़राइल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अमेरिकन की प्लानिंग जो है वहाँ से अपने ट्रूप्स को विथड्रॉ करना, इज़राइल की का संबंध अरब देशों से बनाना अब्राहम एकॉर्ड के तहत जिसमें यूएई और बहरीन ने बना लिया है, हालाँकि सऊदी अरेबिया पे भी प्रेशर है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने काफ़ी शर्तें बहुत सख्त रखी हैं। उन्हीं ने उनकी पहली शर्त ये है कि टू स्टेट सॉल्यूशन पैलेस्टाइन का होना चाहिए, गठन होना चाहिए, जो इज़राइल मानने पे तैयार है। उसके अलावा ये भी है कि अमेरिका की जो प्लानिंग है अपने ट्रूप्स को वहाँ अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं उस पूरे क्षेत्र में है। सऊदी अरेबिया हो या कतर में जो उनका वो है बेस उसका सेंट्रल कमांड का एयर हेडक्वार्टर कतर में है और ग्राउंड फोर्सेस जो है वो बहरीन में है, कुवैत में भी काफ़ी समय से है। फिर अमेरिकन ट्रूप्स हैं, यूएई में भी ट्रूप्स हैं, जॉर्डन में भी उनके बेसेस हैं, इस तरह इजिप्ट में भी उनका काफ़ी घनिष्ठ संबंध है, डिफेंस कोऑपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके से अमेरिकन ट्रूप्स काफ़ी जगह पे हैं और अगर युद्ध होती है, तो फिर उसके अलावा अमेरिका ने ट्रूप्स अपने खाड़ी के में भी यानी पर्शियन गल्फ जो है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ के पास भी बहुत डिप्लॉय कर रखे हैं। रेड सी में हूथी मलेशिया को कंट्रोल के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए लाल सागर में भी उनके ट्रूप्स हैं। फिर उसके अलावा ईस्टर्न मेडिटेरियन में हिज़्बुल्लाह का अगर अटैक होता है इज़राइल के ऊपर, तो हिज़्बुल्लाह के अटैक को बचाने के लिए उन्हीं ने ग्रीस के पास अपने आर्मडा यानी अ, अपना अ, फोर्सेस नेवल शिप्स को डिप्लॉय कर रखा है और चारों तरफ इस समय घिरा हुआ है ईरान और पैलेस्टाइन दोनों। अ, इन उसमें अगर युद्ध होता है आने वाला तो मैं समझता हूँ बहुत भयंकर होगा, इसलिए कि ये सीमित नहीं रहेगा केवल इज़राइल और ईरान के बीच में। ईरान हमने पहले भी बताया है कि तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा और उसके जो एलाइज़ हैं, चाहे वो शिया हूती मलेशिया हों या शिया मलेशिया इराक के हों या फिर उसके अलावा हिज़्बुल्लाह जो शिया मूवमेंट है बहुत पावरफुल लेबनान में हों और सीरिया के अंदर भी उसके कुछ ग्रुप हैं, वो भी इसको जॉइन कर लेंगे इस युद्ध को और क्षेत्र में फैल जाएगा ये युद्ध। दूसरी बात ये भी है, हालाँकि कोई दूसरा देश रशिया, चाइना भले बात करें ईरान के समर्थन में मगर वो लोग कोई नहीं जॉइन करेंगे। ये अपनी प्रॉब्लम्स है रशिया अपने युद्ध में और दूसरे के उसमें रशिया के बोलने की पॉलिसी भी। हम हम लोग को देखना है कि क्या अमेरिका का प्रेशर इज़राइल के ऊपर चलता है और वो उसको रोकने में इज़राइल को रोकने में कामयाब होते हैं या इज़राइल दोबारा से ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक करता है। ये आने वाला समय बताएगा। हम आपके आभारी हैं आपने समय निकाल के प्रोग्राम को देखा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत-बहुत